हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की गुलमोहर बुक, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एन अनकंफर्टेबल बेड। नाउ दिस हैज बीन रिटन बाय G. the Maupassant. No, do not call it as Guy, they or something. This is a French name. It is Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, not G. Guy de Maupassant. Okay, how do we pronounce it? Once again, Guy de Maupassant. Okay, now first we are going to understand something about our author, and then we will start with the chapter. Guy de Maupassant. Okay, so I have written the pronunciation like this. Was a French writer best known for his short stories. So ये short stories लिखा करते थे. He wrote around 300 short stories along with a few novels and travel books. तो इन्होंने around 300 short stories लिखी, which is a big number. Plus कुछ novels भी लिखी और उन्होंने कुछ travel blogs भी लिखे थे. The Necklace and an Uncomfortable Bed are some of his most famous stories. I think The Necklace is a part of class 10 and again it's a wonderful story. An Uncomfortable Bed, ये जो है उनकी काफ़ी famous stories हैं. Okay? Next, before we start, let me give you a small introduction. Sometimes it happens you might have friends जो कि जो है हमेशा जो है practical jokes करते होंगे. Practical jokes मतलब क्या होता है? Pranks करना किसी के ऊपर. तो कोई जा रहा है उसके ऊपर पानी डाल देना, या फिर कोई जा रहा है उसको फिसलवा देना, और some और the other आप बैठे हो, आप glue पे बैठ गए, तो these are called as practical jokes. तो ऐसे हमारे friends होते हैं जो कुछ practical jokes करते हैं. So यहाँ पे we are talking about the speaker. जो speaker है उसके सारे friends जो हैं वो हमेशा practical jokes करते हैं, and right now he is with them. उसको लग रहा है ये लोग कोई जोक करने वाले हैं, and then he is almost cautious. बहुत cautious है वो, मतलब एकदम सोच रहा है नहीं इसको ये नहीं करना चाहिए, नहीं शायद इसमें होगा, शायद उसमें होगा, ये ज़रूर ऐसा होगा, बेड ऐसा होगा, कर्टन ऐसा होगा, लेकिन फाइनली उसके साथ जो होता है वो जो है वो अनएक्सपेक्टेड होता है. So this is going to be very hilarious. Let's start to read the story. One autumn, I went to spend a few days with some friends in Picardy. Picardy is what? A region in northern France. तो ये एक फ्रांस बेस्ड स्टोरी है, इसीलिए यहाँ पे पिकार्डी में है. तो वन ऑटम, एक ऑटम सीजन में मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जो है पिकार्डी गया था कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए. माई फ्रेंड्स वर फॉन्ड ऑफ प्रैक्टिकल जोक्स. आई डू नॉट केयर टू नो पीपल हु आर नॉट. अब वो बता रहे हैं कि जो उनके जो फ्रेंड्स हैं दे आर ऑल फॉन्ड ऑफ प्रैक्टिकल जोक्स, एंड ही इज़ लाइक आई डोंट केयर, मतलब आई डोंट इवन नो पीपल जो लोग प्रैक्टिकल जोक्स नहीं मानते, कि मेरे तो सारे फ्रेंड्स जो हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सब के सब प्रैक्टिकल जोक्स करते रहते हैं. When I arrived, they gave me a grand reception, which at once made me rather suspicious. तो जैसे ही मैं आया उन लोगों ने मुझे ग्रैंड रिसेप्शन दिया, इसका मतलब ग्रैंड वेलकम दिया, और जिससे मैं एकदम से सस्पिशियस हो गया, ज़रूर दाल में कुछ काला है. They cheered loudly, embraced me and made much of me, as if they expected to have great fun at my expense. Now here you have got two great idioms, we will understand them. They cheered loudly, embraced me, मतलब उन्होंने बहुत ज़ोर से चीयर किया. जैसे आपका कोई फ्रेंड आता है, बोलते हैं अरे वाह तुम आ गए, तो उन्होंने चीयर किया. embrace मतलब गले लगाया. embrace का मतलब क्या होता है? हग करना, गले लगाया. made much of me, made much of me मतलब किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन या इम्पोर्टेंस देना, कि अरे वाह ये आ गया, सभी आ गए बाहर, सभी मिल रहे हैं, तो आपको लगेगा यार इतनी इम्पोर्टेंस. सो दैट इज हाउ यू से दे मेड मच ऑफ मी. They made much of me, as if they expected to have great fun at my expense. ऐसा लग रहा था that they expected to have great fun. वो लोग को बहुत मज़ा आने वाला था. At my expense. At my expense का मतलब होता है where they are going to target me as a joke. तो इससे क्या लगा? इसे लगा जो इसके फ्रेंड्स हैं वो इसको इतना अटेंशन दे रहे हैं, वो लोग जो हैं इसको इतना ज़्यादा, दे आर मेकिंग सो मच ऑफ हिम, इसका मतलब वो लोग डेफिनेटली इस पर कोई प्रैक्टिकल जोक करने वाले हैं. I said to myself, look out old ferret,
दे हैव समथिंग इन स्टोर फॉर यू। तो मैंने अपने आप से क्या कहा, लुक आउट ओल्ड फेरिट। फेरिट का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल कैट लाइक एनिमल विच हंट्स रैबिट्स बाय एंटरिंग देयर burrows एंड ड्राइविंग देम आउट। सो बेसिकली यहाँ पे वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है एक कैट लाइक एनिमल से जो घिरा हुआ है और उसको अपने आप को बचाना है। तो उसने क्या कहा, अपने आप से संभल जा दोस्त, ये लोग ज़रूर तेरे साथ कुछ करने वाले हैं। दे हैव समथिंग इन स्टोर फॉर यू, मतलब कि इनके दिमाग में कुछ तो खुरापात चल रही है। ड्यूरिंग द डिनर द mirth वॉज एक्सेसिव, मतलब ड्यूरिंग द डिनर द mirth का मतलब क्या होता है, अम्यूजमेंट, स्पेशली एज एक्सप्रेस्ड इन लाफ्टर, मतलब एवरीबडी वॉज हैप्पी, सब मस्ती कर रहे थे, तो mirth वॉज एक्सेसिव मतलब कुछ ज़्यादा ही खुशी थी सब जगह। आई थॉट हियर आर पीपल हु आर रियली अम्यूज्ड, टू अम्यूज्ड, मैंने अपने आप से सोचा कि यहाँ लोग कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं, थोड़े ज़्यादा। There does not seem to be any reason for so much mirth, इतनी खुशी का तो कोई रीज़न भी नहीं है। They must have planned some good joke, surely I am to be the victim of the joke, attention। तो उसने सोचा ये लोग ज़रूर कुछ प्लान करें तभी इतने ज़्यादा खुश हैं, वरना इतनी खुशी का तो कोई रीज़न नहीं है। और आई एम श्योर आई एम गोइंग टू बी द विक्टिम ऑफ दिस जोक, मतलब ये लोग बलि का बकरा मुझे ही बनाने वाले हैं। आई एम गोइंग टू बी द विक्टिम ऑफ द जोक, मतलब ये लोग ये सारा जोक मुझ पे ही अप्लाई करने वाले हैं। और उसने अपने आप को बोला, अटेंशन भैया सावधान हो जाओ। The entire evening everyone laughed in an exaggerated fashion। सब लोग जो थे एकदम ऐसा लग रहा था बड़ा चढ़ा के हंस रहे हो, कुछ ज़्यादा ही खुश थे। Just as a dog can smell whatever it is hunting, I could almost smell a practical joke in the air। जैसा एक जो डॉग होता है वो जिसको भी हंट कर रहा है वो उसको स्मेल कर पाता है, वैसे मुझे समझ में आ गया कोई तो प्रैक्टिकल जोक ये लोग मुझ पे मारने वाले हैं। बट वॉट वॉज इट, आई वॉज वॉचफुल रेस्टलेस। अब यहाँ पे लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो जोक है क्या, करने क्या वाले हैं ये लोग। आई वॉज वॉचफुल मतलब मेरी नजरें हर जगह पे थी, एंड आई वॉज रेस्टलेस, अब मैं ऐसे परेशान हो रहा था। I did not miss a single word or a meaning or a gesture। अब वो लोग जो भी बात कर रहे थे मैं सबको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने एक वर्ड मिस नहीं किया, कोई मीनिंग मिस नहीं किया, और जो उनके मूवमेंट्स थे, जेस्चर थे, मैंने वो भी मिस नहीं किए। Everyone seemed to be a suspect and I even looked distrustfully at the faces of the other guests। तो अब वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, मुझे सब पे डाउट हो रहा था, सब सस्पेक्ट थे, कोई भी मेरे ऊपर प्रैक्टिकल जोक मार सकता था। और इवन जो वहाँ पे जो गेस्ट आए थे, जो लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, मैं उनको भी एकदम जो है डाउट के साथ देख रहा था कि ज़रूर तुम तो कोई हो नहीं जो मेरे ऊपर कोई प्रैक्टिकल जोक मारने वाले हो। The hour struck for going to bed। अब द आवर स्ट्रक फॉर गोइंग टू बेड मतलब सोने का वक्त हो गया। द होल हाउस होल्ड केम टू अकम्पनी मी टू माई रूम। वाई, पूरा घर मुझको जो है गुड नाइट करने के लिए मेरे रूम तक आया। क्यों आए भाई ये लोग? दे कॉल्ड टू मी गुड नाइट, उन्होंने मुझे आवाज़ दी गुड नाइट। अब इससे तो मेरा सस्पिशन और ही गहरा हो गया। I entered my room, shut the door and remained standing। मैंने अपना रूम एंटर किया, दरवाज़ा बंद किया और वहीं खड़ा रहा। Without moving a single step, एक सिंगल स्टेप नहीं लिया मैंने। Holding the candle in my hand, और मेरे हाथ में मेरी कैंडल थी। I heard people laughing and whispering in the corridor। और मैंने सुना कि कॉरिडोर में मतलब रूम के बाहर लोग हंस रहे थे और ऐसा ठहाके लगा रहे थे। विदाउट डाउट दे वर स्पाइंग ऑन मी, मुझे समझ में आ गया ये सब यहीं पे हैं, हंस रहे हैं बिकॉज मेरे साथ कोई प्रैक्टिकल जोक आने वाला है और ये सब मुझ पे नज़र रख रहे हैं। दे आर ऑल स्पाइंग ऑन मी। आई कैस्ट अ ग्लैंस राउंड द वॉल्स, the furniture, the ceiling, the hangings and the floor। I cast a glance, मैंने quick look दिया किस पे, सब जगह जो भी था रूम में, वॉल्स, फर्नीचर, छत, सीलिंग और जो हैंगिंग्स मतलब जितने भी जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं या कर्टन्स होते हैं जो भी लटक रहा है, एंड द फ्लोर। आई चेक्ड एवरीथिंग, आई सॉ नथिंग टू जस्टिफाई सस्पिशन। मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं जिसमें मुझे लगे कि यार हाँ मे बी यहाँ मेरे साथ जोक होने वाला है। आई हर्ड पर्सन्स मूविंग अबाउट आउटसाइड माई डोर, मेरे को आवाज़ें आ रही थी, लोग मेरे दरवाजे के बाहर चल रहे हैं। आई हैड नो डाउट दे वर लुकिंग थ्रू द की होल, मुझे पता था ये लोग की होल से देख रहे होंगे। सो नाउ दिस गाय इज अंडर अ लॉट ऑफ सस्पिशन। एन आइडिया केम इन टू माई हेड, माई कैंडल मे सडनली गो आउट एंड लीव मी इन डार्कनेस। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं कैंडल ही बुझा देता हूँ
और अगर मेरी कैंडल बुझ गई अचानक से तो क्या होगा, मैं तो अंधेरे में आ जाऊंगा। तो उसने क्या किया, सो आई वेंट अराउंड द रूम एंड लाइटेड ऑल द कैंडल्स दैट आई कुड फाइंड। तो मैं रूम में गया और जितनी कैंडल्स मुझे मिली मैंने सबकी सब लाइट कर दी। आफ्टर दैट आई कैस्ट अनदर ग्लैंस अराउंड मी विदाउट डिस्कवरिंग एनीथिंग। तो मैंने सारी ऑन कर दी, सारी कैंडल्स जला दी, काफ़ी ज़्यादा उजाला हो गया। फिर मैंने वापस पूरा रूम चेक किया लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। आई मूव्ड विथ शॉर्ट स्टेप्स केयरफुली एग्जामिनिंग द रूम। मैं दबे पाँव धीरे धीरे चल रहा था, प्रॉपरली रूम को एग्जामिन कर रहा था, समझ रहा था कि कहीं कुछ है तो नहीं। Nothing. I inspected every article one after the other. मैंने एक एक आर्टिकल, मतलब जो रूम में सामान रखा था, मैंने एक एक सामान को इंस्पेक्ट किया, एक एक सामान को चेक किया, लेकिन कुछ नहीं था वहाँ पे। Still nothing. I went over to the window. अब मैं विंडो के पास तक गया। The shutters, large wooden shutters were open. जो वुडन मतलब जो विंडोज थी वो ओपन थी, उसके जो दरवाजे थे वो खुले हुए थे। I shut them with great care. मैंने बहुत संभलते हुए उन्हें बंद किया। And then drew the curtains, enormous velvet curtains. फिर मैंने जो है पर्दा लगा दिया और वो बड़े से जो एकदम वेलवेट के जो थिक कर्टन्स होते हैं वैसे थे। एंड प्लेस द चेयर इन फ्रंट ऑफ देम। उनके सामने एक चेयर रख दी कि वहां से कोई आए नहीं। सो एज टू हैव नथिंग टू फियर फ्रॉम आउटसाइड, ताकि बाहर से तो कुछ नहीं होने वाला मेरे साथ। देन आई सैट डाउन कॉशियसली। फिर मैं एकदम कॉशियसली, एकदम चौकन्ना होके बैठ गया। The armchair was solid. अब आर्म चेयर भी टूटी हुई नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मतलब मैं एकदम कॉशियस होके बैठा, ऐसा नहीं कि वो नहीं होता चेयर का एक पैर जो होता है टूटा होता है, आप बैठते हो धड़ाम से गिर जाते हो। सो आर्म चेयर भी सॉलिड थी, उसमें भी कुछ गलत नहीं था। आई डिड नॉट डेयर टू गेट इन टू बेड। अब मुझे बेड में जाने से डर लग रहा था। मुझे लगा इन लोगों ने ज़रूर बेड के साथ कुछ किया होगा। हाउएवर द नाइट वॉज एडवांसिंग, मतलब लेकिन रात जो थी वो आगे बढ़ रही थी, मतलब अब काफ़ी आधी रात होने वाली थी। एंड आई फाइनली केम टू द कंक्लूजन दैट आई वॉज बीइंग फुलिश। और मैंने फाइनली सोचा कि मैं जो हूँ फुलिश हरकत कर रहा हूँ। आई वॉज सर्टन दैट माई फ्रेंड्स वर स्पाइंग ऑन मी, वेटिंग फॉर द सक्सेस ऑफ वॉट एवर जोक दे हैड प्रिपेयर्ड। मुझे पता था कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझ पर नज़र रखे हुए हैं और वो लोग वेट कर रहे हैं, वो जो भी उन्होंने प्रैक्टिकल जोक मेरे लिए सेटअप किया हुआ है वो मुझ पर अप्लाई हो जाए, उसका वो लोग वेट कर रहे हैं। But in that case, they must have been laughing their heads off at my terror. लेकिन अगर वो मुझ पे नज़र रख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि मैं कितने टेरर में हूँ, मैं हर चीज़ एकदम ध्यान से देख रहा हूँ, तो वो लोग तो एकदम हंस रहे होंगे मेरे ऊपर कि देखो कितना डरा हुआ है। I could not let them have so much fun at my expenses. मैं अपने ऊपर इतना मजाक तो उनको लेने नहीं दे सकता, मतलब मैं अपना इतना मजाक तो नहीं उड़वा सकता। I made up my mind to go to bed. तो मैंने ठान लिया कि ठीक है भैया अब मैं जा रहा हूँ बेड पे सोने। But the bed was particularly suspicious looking. लेकिन मुझे बेड को देख के लग रहा था इसी में पक्का कुछ होगा, इसी में या तो मैं इसमें बैठूंगा और धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। I pulled at the curtains. मैंने कर्टन्स को पुल करके चेक किया। They seemed to be secure. They were all okay. All the same there was danger. लेकिन all the same मतलब बाकी सब ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं कोई डेंजर तो था। There must be, होना ही चाहिए क्योंकि मेरे फ्रेंड्स तो प्रैक्टिकल जोक्स करेंगे ही। Perhaps I was going to receive a cold shower from overhead. हो सकता है जैसे ही मैं सो जाऊं, लेट जाऊं तो मेरे ऊपर ये लोग ठंडा ठंडा पानी डाल दें। और perhaps the moment I stretched myself out, I would find myself sinking to the floor with my mattress. लेकिन और या ये हो सकता है जैसे ही मैं बेड पे जाऊंगा और लेटूंगा तो वो जो मैट्रेस है वो पूरी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। I searched in my memory for all the practical jokes I had ever experienced. अब मैंने सोचा कि इन लोगों ने आज तक मेरे ऊपर किस किस तरीके के प्रैक्टिकल जोक्स किए हैं। And I did not want to be caught. और मैं नहीं चाहता था कि इस बार मेरे ऊपर जोक हो। Certainly not, certainly not. मतलब नहीं, आज तो मेरे ऊपर जोक नहीं होगा, मैं बड़ा कॉशियस रहने वाला हूँ। Then I suddenly thought of a precaution which could ensure my safety. फिर मैंने एक प्रिकॉशन के बारे में सोचा जो मेरी सेफ्टी को इंश्योर कर सकता था कि मैं अगर एक प्रिकॉशन लूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा। I caught hold of the side of the mattress carefully. मैंने क्या किया, जो मैट्रेस था, जो गद्दा था, उसका साइड उसको पकड़ा और उसे पुल किया and very slowly drew it toward me. और मैंने उसे अपनी तरफ खींचा। It came away. वो बाहर आ गया बेड से। Followed by the sheet and the rest of the bed clothes. और उसके ऊपर जो कपड़े रखे हुए थे वो भी नीचे आ गए। I
dragged all these objects into the very middle of the room facing the door. फिर मैंने क्या किया, इसको एकदम रूम के बीच में उस मैट्रेस को लगाया जो एकदम दरवाजे को फेस करते हुए था. There, at some distance from the bedstead that I could not trust and the corner which had filled me with some anxiety, I made my bed all over again. फिर क्या किया मैंने, देयर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बेडस्टेड. बेडस्टेड का मतलब क्या होता है, द फ्रेम ऑफ द बेड. तो अब मुझे लग रहा था फ्रेम में कोई प्रॉब्लम है, तो उससे थोड़े डिस्टेंस में मैंने वापस अपना पूरा बिस्तर बनाया. देन आई एक्सटिंग्विश्ड ऑल द कैंडल्स. उसके बाद मैंने सारी जो जितने भी कैंडल्स थी, जितनी भी मोमबत्तियाँ थी, सब बुझा दी. एक्सटिंग्विश करना मतलब बुझा दी. एंड ग्रोपिंग माई वे टू माई न्यूली मेड बेड ऑन द फ्लोर. I slept under the bed clothes. And groping का मतलब है moving uncertainly. जैसे एकदम अंधेरा हो जाता है तो आप कैसे देख देख के चलते हो कि ओके यहाँ पे ये सामान रखा है, यहाँ ये सामान रखा है. तो उसने अपना बेड नीचे रखा था, तो वो धीरे धीरे चलते हुए समझते हुए कि उसने बेड कहाँ रखा है, फाइनली वहाँ पे गया और वो वहाँ जाके बेड क्लोथ्स के अंदर चला गया. मतलब उसने अपने आप के ऊपर चादर उड़ाई और वो सो गया. For at least another hour I remained awake, starting at the slightest साउंड. अगले 1 घंटे तक तो मुझे नींद नहीं आई. हर एक आवाज़ पे मैं चौकन्ना हो जाता था. एवरीथिंग सीम्ड क्वाइट इन द हाउस. आई फेल asleep. फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया और मेरी आंख लग गई, मैं सो गया. आई मस्ट हैव बीन इन अ डीप स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं एकदम गहरी नींद में काफ़ी देर तक सोया. ऑल ऑफ अ सडन I was awakened with a start by a heavy body tumbling down right on top of me. अचानक से I was awakened, अब अचानक से मैं जाग गया. by with a start, एक heavy body थी जो मेरे ऊपर टम्बल करी, जो मेरे ऊपर गिरी पड़ी हुई थी, right on top of me. At the same time I received on my face, my neck and my chest a burning liquid which made me utter a howl of pain. At the same time मेरे गले में, मेरे फेस पे, मेरे चेस्ट पे कुछ बर्निंग लिक्विड सा गिरा जिसकी वजह से मैं दर्द में चिल्ला पड़ा. And a dreadful noise as if a sideboard laden with plates and dishes had fallen down almost deafened me. और एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, ऐसा जैसे कि साइडबोर्ड मतलब जो होता है पूरा एक कबर्ड होता है जिसमें आप क्रॉकरी रखते हो, तो वो पूरा ऐसा लग रहा था सारी प्लेट्स और सारी जो ग्लासेस वगैरह हैं सब एक साथ गिर गए. इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई जिस इट ऑलमोस्ट डेफेंड मी, मतलब एकदम ऐसा लगा मेरे कान ही बंद हो जाएंगे, इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई. The weight that had fallen upon me was crushing me and preventing me from moving. जो weight मेरे ऊपर गिर गया था उसकी वजह से मैं move नहीं कर पा रहा था. I was getting smothered beneath it. और उसकी वजह से अब मैं breathe नहीं कर पा रहा था. I was unable to breathe. मतलब वो मेरे एकदम face के ऊपर था तो अब मैं breathe भी नहीं कर पा रहा था. I stretched out my hand to find out what was the nature of this object. मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया ये देखने के लिए किस तरीके की चीज़ है जो मेरे ऊपर है. I felt a face, a nose and whiskers. मुझे लगा ओके there is a face और nose है और मूछें हैं. With all my strength, I struck a blow at this face. और मैंने अपनी पूरी strength से एक blow मारा उस face पे. But I immediately received a shower of slaps, which made me jump straight out of the soaked sheets. लेकिन suddenly, I received a shower of slaps. मुझे बहुत सारे थप्पड़ पड़े, टटक टटक टटक. एंड उसकी वजह से जो पूरी सोक्ड शीट्स थी, जो शीट्स थी, जो मतलब शीट मतलब जो बेड शीट थी जो पूरी गीली हो चुकी थी, मैं एकदम से उठा. द डोर ऑफ द रूम वॉज ओपन. रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था. आई रश्ड इनटू द कॉरिडोर विद इन माई नाइट शर्ट. और मैं जो था दौड़ के, मतलब मैंने देखा भी नहीं और मैं दौड़ के कॉरिडोर की तरफ अपनी नाइट शर्ट में ही भाग गया. ओह हेवेंस, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट. एंड देन ही रियलाइज कि एकदम सुबह हो चुकी है. द नॉइज ब्रॉट माई फ्रेंड्स हरिंग टू द स्पॉट. और इतनी आवाज़ों से सारे मेरे फ्रेंड्स जो थे रूम के बाहर पहुंच गए. एज आई लुक्ड इन टू द रूम विद देम. और जब मैंने, अभी तो मैं डर के मारे बाहर भाग गया, जब मैंने वापस रूम की तरफ देखा, आई फाउंड लाइंग ऑन माई इम्प्रोवाइज्ड बेड अ डिस्मेड वॉले.
मतलब मैंने क्या देखा, जैसे ही मैंने उस रूम की तरफ देखा तब मैंने देखा कि मेरा जो इम्प्रोवाइज्ड बेड था, इम्प्रोवाइज्ड मतलब अपने आप को बचाने के लिए मैंने जो इम्प्रोवाइजेशन किया था, मैंने जो अक्लमंदी लगाई थी, तो वो जो मेरा बेड था उस पर एक डिसमेड वैले बैठा हुआ था। डिसमेड मतलब शॉक्ड एंड अपसेट, वैले मतलब अ पर्सन एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर अ मैन्स पर्सनल आइटम्स एंड टास्क। सो बेसिकली जो आपके लिए चाय लाता है, आपका छोटा मोटा काम करता है, वो जो था वो एकदम अपसेट होके और बहुत ही ज़्यादा शॉक होके वो वहाँ पे बैठा हुआ था। While bringing me my morning cup of tea, he had tripped over the unexpected bed in the middle of the floor and fallen on his stomach, spilling my breakfast over my face. एक्चुअली में हुआ क्या था, क्योंकि इन महान जो आदमी थे, इन्होंने अपना बेड एकदम रूम के बीच में लगाया, लाइट थी नहीं वहाँ पे, वो जो था जो वॉले था उसको एक्सपेक्टेड नहीं था, जो उनका जो उनके घर काम करता था, जब वो आया उनको चाय और ब्रेकफास्ट देने के लिए, उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि एकदम बीच में कोई जो है बेड लगा देगा, तो वो उस पर ट्रिप हो गया और वो जो गरम गरम था वो चाय और ब्रेकफास्ट पूरा उसके फेस पे, उसके कपड़ों पे गिर गया था। I had taken many precautions by closing the shutters and going to sleep in the middle of the room, but those very precautions had brought about the practical joke I had been trying to avoid. मैंने हर तरीके का प्रिकॉशन ले लिया, मैंने शटर्स को बंद कर दिया, मैं एकदम मिडिल ऑफ द रूम में सोया, लेकिन इन्हीं प्रिकॉशंस की वजह से मेरे ऊपर वो प्रैक्टिकल जोक हुआ जिससे मैं बचना चाह रहा था। ओह हाउ दे ऑल लव दैट डे, और उस दिन मेरे फ्रेंड्स कितना हंसे मुझ पे। So that was the story, guys. I hope you understood it well. This is irony. What is irony? आप सोचते कुछ और होता कुछ और है। So he was thinking कि कोई practical joke है, कोई practical joke है, उस joke से बचने के लिए उसने इतने precautions लिए कि finally वो precautions ही उसके लिए एक practical joke में convert। First question that we have in here is, my friends were fond of practical jokes. I do not care to know people who are not. ये जो line जो थी, इसमें क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है फ्रॉम द सेकेंड सेंटेंस, ये जो सेकेंड सेंटेंस है, आई डू नॉट केयर टू नो पीपल हु आर नॉट, व्हाट डू यू थिंक द स्पीकर वैल्यूड इन हिज फ्रेंड्स। ये जो सेकेंड सेंटेंस दिया हुआ है, आई डू नॉट केयर टू नो पीपल हु आर नॉट, इसमें जो है वो अपनी फ्रेंड्स में क्या वैल्यू कर रहे हैं। सो द आंसर इज, फ्रॉम द सेकेंड सेंटेंस वी कम टू नो दैट द स्पीकर डज नॉट नो एनी फ्रेंड हु डज नॉट मेक फन ऑफ देयर फ्रेंड्स। वो ऐसे किसी दोस्त को जानता ही नहीं है जो दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते। ओके, कैन यू फाइंड एनी एविडेंस इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट्स द फर्स्ट सेंटेंस। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है कि मेरे फ्रेंड्स जो है हमेशा प्रैक्टिकल जोक्स करते थे, तो ऐसा कोई एविडेंस है इस पूरे टेक्स्ट में जहां पे आपको पता चले कि हाँ वो लोग प्रैक्टिकल जोक्स करते थे। द ओनली एविडेंस दैट वी कैन फाइंड इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द फर्स्ट सेंटेंस इज द वे द स्पीकर्स फ्रेंड्स laughed when they found out what had happened. End of the chapter जो एक लाइन है, that they all laughed out loud, that is the only sentence जो एक प्रूफ देता है कि हाँ वो लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जोक्स किया करते थे। We do not see them actually playing any practical joke on the speaker, क्योंकि पूरे चैप्टर में उन्होंने स्पीकर पे कोई प्रैक्टिकल जोक नहीं किया है, लेकिन जो लास्ट में जब वो हंसते हैं उससे समझ में आता है कि हाँ ये लोग प्रैक्टिकल जोक्स किया करते होंगे। Next question is, which at once made me rather suspicious. Which other words in the text tell you how the speaker was feeling and acting? So throughout the chapter, उन्होंने बताया है that he was suspicious or he was nervous or he was मतलब उनकी feelings उन्होंने share किए। तो कौन से words हैं जो बता रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा suspicious थे? So the other words are, he was watchful, restless, distrustfully, carefully and cautiously. These are the words. Okay. प्लस आपको बोला गया है add one more word of your own to describe his state of mind. अपनी तरफ से एक कोई सा word बताओ जो उसकी state of mind को describe कर सके. So a very simple word is, he was nervous. He was nervous. Next question है, look out old ferret, they have something in store for you. जो ये उसने अपने आप से कहा था. So the question is, another meaning of ferret is to find something by searching carefully. फेरेट का एक मतलब तो होता है एक कैट जो कि रैट्स के मतलब बरूज में जा रही है और उसके बाद वहां से उनको पकड़ के लेके आ जाती है, और एक का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग बाय सर्चिंग केयरफुली। आप किसी चीज को एकदम ध्यान से ढूंढ रहे हो। व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्ड हिमसेल्फ अ फेरेट? उसने अपने आप को फेरेट क्यों कहा?
The speaker called himself a ferret because he felt like a detective trying to find out the mystery in the situation. उसने अपने आप को ferret इसलिए कहा क्योंकि he felt like he's a detective और उस पूरी situation में कुछ mystery थी जो उसको solve करनी थी. That's why he called himself a ferret who was looking for something suspicious. Next question is, what did he think his friends had in store for him? उसे क्या लगा कि उसके friends ने उसके लिए क्या plan करके रखा हुआ है? The speaker thought that his friends had set some kind of trap for him or set him up for a practical joke. Speaker को लगा कि उसके जो friends हैं उसने कोई या तो कोई practical joke plan करके रखा है या किसी तरीके का कोई जाल बिछा रखा है, एक trap जो है वो set करके रखा है. Once inside his room, how did the speaker move and act? Why? एक बार जब वो अपने रूम के अंदर चला गया तो उसने क्या देखा, क्या किया, किस तरीके से एक्ट किया और क्यों किया? Once inside his room, the speaker was very cautious. He switched on all the candles lying on the mantelpiece. He carefully surveyed all the furniture in the room. So एक बार जैसे ही वो रूम के अंदर गया तो वो बहुत cautious हो गया. उसने सारी की सारी candles करी. इसमें हम एक छोटा सा करेक्शन करेंगे. Instead of switched on हम लिखेंगे he lighted. LIGHTED. लाइटेड मतलब होता है जलाना. आप कैंडल को तो स्विच ऑन नहीं कर सकते ना. सो ही लाइटेड ऑल द कैंडल्स लाइंग ऑन द मेंटल पीस. मेंटल पीस मतलब जो जहाँ पे फायर प्लेस के ऊपर जो मेंटल पीस होता है, जैसे अगर यहाँ पे आप आग जलाते हो तो इसके ऊपर जो ऐसा एक शेड जैसा बना होता है उसे मेंटल पीस कहते हैं. सो मेंटल पीस के ऊपर जितनी कैंडल्स रखी थी रूम में, उसे जितनी कैंडल्स मिली उसने सब जला दी. पहला काम किया. देन ही केयरफुली सर्वेड ऑल द फर्नीचर इन द रूम. पूरे रूम के फर्नीचर को उसने बहुत केयरफुली सर्वे किया. He did so as he was suspicious that his friends had planned a joke for him, and if he pulled the curtain, he would be drenched with cold water all over his body. उसको क्या लगा था, उसने ये सब क्यों किया? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस था, मतलब उसे डाउट था कि उसके फ्रेंड्स ने उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल जोक प्लान किया है और अगर वो कर्टन को पुल करेगा सो ही विल बी ड्रेंच्ड विथ कोल्ड वाटर ऑल ओवर हिज बॉडी. मतलब कहीं पे उसने किसी ने बकेट वगैरह प्लान की होगी और जैसे ही वो कोई भी फर्नीचर को ध्यान से नहीं देखेगा या कोई कर्टन पुल करेगा या कोई कबर्ड ओपन करेगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई प्रैक्टिकल जोक हो जाएगा. दिस इज व्हाई ही वाज एक्टिंग वेरी सस्पिशियसली एंड कॉशियसली. क्लियर विद द आंसर? नेक्स्ट देख लेते हैं. अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है, व्हाई डिड द स्पीकर क्लोज द शटर एंड ड्रॉ द कर्टन्स. स्पीकर ने खिड़कियां बंद कर दी और पर्दे लगा दिए. What happened as a result of this? तो इससे क्या हुआ? What else did he do in para 14 that helped to bring about the outcome? और उसने कुछ और किया था पैरा 14 में जिसकी वजह से उसके साथ जो हुआ वो हुआ. क्या किया था उसने? So the speaker closed the shutters and drew the curtains so that no trick could be played on him through the window. उसने जो है शटर्स क्लोज कर दिए विंडो के, प्लस उसने कर्टन्स लगा दिए ताकि विंडो के थ्रू कोई ट्रिक उस पर प्ले ना हो पाए. As a result of this, no light could come into the room from outside. इसकी वजह से क्या हुआ? बाहर से कोई लाइट अंदर नहीं आ पाई. In paragraph 14, he made his bed in the middle of the room. अब हमें पता है, रिमेंबर कि जो कर्टन्स थे वो वेलवेट कर्टन्स थे, वो थिक थे. तो जब आपने पूरा रूम क्लोज है और आपने खिड़की के ऊपर इतने मोटे पर्दे डाल दिया, बिल्कुल भी लाइट नहीं आ पाई अंदर से. अब पैराग्राफ 14 में उसने क्या किया था? He made his bed in the middle of the room on the floor. उसने वो जो मैट्रेस था उसको पूरा ड्रैग करके रूम के बीचों बीच उसने अपना जो बेड था वो वापस बनाया. एंड एक्सटिंग्विश्ड ऑल द कैंडल्स, और सारी जो कैंडल्स थी वो बुझा दी. तो अब रूम में बिल्कुल अंधेरा था. सिंस द रूम वॉज नाउ कम्प्लीटली डार्क, क्योंकि रूम एकदम टोटल अंधेरा था. व्हेन द वैले केम इन, तो जब वो वैले जो था, जो उनका जो सर्वेंट था, जब वो अंदर आया, ही कुड नॉट सी द बेड ऑन द फ्लोर एंड ट्रिप्ड ओवर इट. उसने बेड जो था, जो ज़मीन पे बीचों बीच बेड रखा था, उसने वो नहीं देखा, उसको समझ नहीं आया और वो उसके ऊपर ट्रिप कर गया, मतलब लड़खड़ा के गिर गया. ओके अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. द आर्म चेयर वॉज सॉलिड.
Why didn't the speaker dare to get into the bed? उसने बोला कि the armchair was solid, कि हाँ वो आर्म चेयर के ऊपर बैठ गया, वो बिल्कुल टूटी हुई नहीं थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जो है बेड के ऊपर चला जाए. इससे इसका मतलब क्या है? इट मीन दैट ही कुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ विथ चेयर इफ नेसेसरी. इसका मतलब है कि वो अपने आप को चेयर से प्रोटेक्ट कर सकता था. इट मीन दैट ही कुड स्लीप इन द चेयर. इसका मतलब कि वो चेयर पे सो जाता. इट मीन दैट हिज फ्रेंड्स हैड नॉट लेड अ ट्रैप फॉर हिम इन द चेयर. इसका मतलब कि उन लोगों ने जो भी प्रैक्टिकल जो प्लान किया था वो चेयर पे तो नहीं था, मतलब चेयर टूटी हुई नहीं थी. सो येस, द आंसर इज थर्ड. It meant that his friends had not laid a trap for him in the chair. Okay? Next है, I did not dare to get into the bed. Why didn't the speaker dare to get into the bed? Why did he finally go to the bed? तो इनिशियली उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि बेड पे जाने के लिए. उसको लगा कि कुछ ना कुछ होगा, या तो ऊपर से कोल्ड वाटर गिर जाएगा या तो मैट्रेस नीचे पूरा चला जाएगा. सो ही वॉज वेरी सस्पिशियस, लेकिन लेटर ही वेंट टू द बेड. राइट. सो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? एट फर्स्ट द स्पीकर डिड नॉट डेयर टू गेट इन टू द बेड बिकॉज ही वॉज श्योर दैट हिज फ्रेंड्स हैड मेड सम अरेंजमेंट इन द बेड फॉर द प्रैंक. क्यों? क्योंकि उसको श्योर था कि जो उसके फ्रेंड्स हैं उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया है बेड के साथ फॉर द प्रैंक. क्योंकि बाकी तो उसने फर्नीचर चेक कर लिया, कर्टन्स चेक कर लिया, विंडो क्लोज कर लिया, कुछ था नहीं. सो द ओनली थिंग लेफ्ट इन द एंटायर रूम वॉज वॉट? द बेड. Yet he also thought that his friends, who must be waiting for the success of their trick, would be laughing at him because he was too afraid to go to the bed. लेकिन उसको ये लगा कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो, उन लोगों ने कोई ना कोई प्रैंक तो किया है. अब वो लोग वेट कर रहे हैं अपने प्लान के सक्सेस होने का, और जैसे ही उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा दे विल लाफ आउट लाउड. और इस वक्त वो मुझ पे इसलिए हंस रहे होंगे क्योंकि मैं इतना डरा हुआ हूं कि मैं बेड पे जा भी नहीं रहा हूं, मैं सोने तक नहीं जा रहा हूं. He could not let them have so much fun at his expense. और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मतलब जो है उन लोगों को इतना मज़ा मिले, मतलब वो नहीं चाहता था कि वो लोग उसका इतना मजाक उड़ाएं. And went to bed to challenge them. और इसीलिए वो बेड पे गया उनको चैलेंज करने के लिए कि हाँ ठीक है, अगर तुमने कुछ प्लान भी किया है तो मेरे पास एक दूसरा प्लान है. आई हैव अ प्लान बी. और उसके लिए उसने क्या किया? मैट्रेस को उसने एकदम नीचे ज़मीन पे रख दिया था. राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, The speaker was awakened by a body falling over him. स्पीकर जो है, जो हमारा जो स्पीकर है, जो जिसने ये पूरी मतलब चैप्टर जो नरेट कर रहा है, उसने बोला कि वो कब जागा था? जब उसके ऊपर कोई गिर गया था. What else did he feel and hear at the same time? At the same time उसने कुछ फील किया था, गरम गरम चाय, और उसने क्या सुना था? पूरे जो सॉसर्स और कप्स वगैरह जो पूरा नाश्ता था वो धड़ाम से नीचे गिरा था. When and how did he realize what had really happened? उसने कब रियलाइज किया कि एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या था? As the speaker was awakened by a body falling over him, जैसे स्पीकर जो था वो उठा by a body falling on him, he felt a burning hot liquid on his face, neck and chest. उसको लगा एकदम कुछ burning hot liquid है जो उसके face पे, neck और chest पे पूरा गिर गया है. It made him howl with pain. और वो एकदम पेन में चिल्लाने लग गया था. At the same time, he heard a great noise as if many plates and dishes had fallen down. At the same time, उसने क्या noise सुनी थी? ऐसा लगा बहुत सारी plates और बहुत सारी dishes एक साथ नीचे गिर गई हों. After the brief struggle with the body which had fallen over him, थोड़ा देर स्ट्रगल करने के बाद वो बॉडी जो उसके ऊपर गिर गई थी, the speaker managed to get up and rush out of the room. So जो स्पीकर था वो किसी तरीके से उस बॉडी से हटा और वो दौड़ के बाहर चला गया, रूम के बाहर चला गया. It was then he realized it was morning. It was मॉर्निंग. तब उसने रियलाइज किया कि सुबह हो चुकी है. एंड इन द लाइट फ्रॉम द कॉरिडोर, और कॉरिडोर से जो लाइट आ रही थी, ही सॉ दैट द वैले व्हाइल ब्रिंगिंग his tea had tripped over his bed and fallen down along with the plates he had been carrying. और तब जब उसने रूम में चेक किया तब देखा कि जो वैले था वो जो उसके लिए नाश्ता लेके आया था, टी एंड ब्रेकफास्ट लेके आ गया था, वो उस जो बीच में बेड रखा था उस पर उसने ट्रिप किया एंड ही फेल डाउन along with the tea and the plates, everything that he had been carrying. The hot liquid had been the tea. वो hot liquid और कुछ नहीं था, वो क्या था? गरम गरम चाय थी. Okay?
Next question is, irony is a term used to mean a situation or event which is the very opposite of what was expected and which is sometimes funny as a result. What could be the irony in this story? Irony जैसे मैंने बताया था आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम में भी, irony का मतलब क्या होता है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो एकदम उससे ऑपोजिट हो जाए, उसे irony कहते हैं। और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हिलेरियस हो जाती है, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा मजाकिया हो जाती है। तो इस स्टोरी में कैसे irony है? Right from his arrival at his friend's house until bedtime, the speaker kept expecting some trick to be played on him. तो जब जैसे ही स्पीकर जो था अपने फ्रेंड के घर में पहुंचा था, तब से लेके एंड तक, स्टोरी तक, वो सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके साथ कोई ना कोई प्रैंक होगा। He was suspicious and watchful. वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस था और वो वॉचफुल था। In order to avoid falling into any trap. क्यों? क्योंकि वो किसी भी ट्रैप में फंसना नहीं चाहता था। He was so careful, in fact, that in taking measures to guard himself against a prank, he set himself up for an awkward situation. वो इतना ज़्यादा केयरफुल था कि अपने आप को प्रैंक से बचाने के लिए उसने अपने आप को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया, मेकिंग हिज फ्रेंड्स लाफ, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स ने उस पर लाफ किया। मतलब उन्होंने तो कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन इसने इतने प्रिकॉशंस लिए कि इसने खुद ही जो था एक प्रैंक जो था इनवाइट कर लिया। दिस इज द आयरनी ऑफ दिस स्टोरी। और यही स्टोरी की आयरनी है कि उन्होंने कोई प्रैक्टिकल जोक प्लान नहीं किया था, इसको लगा प्लान्ड है प्लान्ड है प्लान्ड है, और इतने प्रिकॉशंस लिए कि फाइनली ही मेड अ जोक ऑफ हिमसेल्फ। ओके, now this story is a first person narrative. The speaker is a character in the story. How does this style of narration help to build the irony? अब ये जो स्टोरी है इसमें पूरा फर्स्ट पर्सन नरेटिव है, मतलब जो स्पीकर है वो अपनी पूरी जो एक तरीके से बता रहा है उसके साथ क्या हुआ। इससे क्या होता है, इसकी जो आयरनी है, इसकी जो स्टोरी जो बिल्डअप होती है, जब फर्स्ट पॉइंट नरेशन होता है, जैसे आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हो उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है, लेकिन जब कोई अपने ही बारे में बताता है उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। तो यहां बोला गया है द फर्स्ट पर्सन नरेटिव हेल्प्स टू बिल्ड दिस आयरनी because the story of narration, the style of narration lets the reader know exactly what is going on in the speaker's mind. अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट पर्सन नरेटिव है इसने इस आयरनी में इसलिए हेल्प किया क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वही लिख रहा है, वही अपनी स्टोरी नरेट कर रहा है कि ओके उसने ये सोचा, फिर अच्छा उसने ये सोचा। Had it been told by someone else, we as readers may not have known how nervous or suspicious the speaker was feeling. अब सोचो उसके फ्रेंड्स जो हैं, जिन लोग को बाद में पता चला, अगर वो इस चीज़ को नरेट कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ी ना एग्जैक्टली पता होगा कि वो चेयर पे कैसे बैठा या उसने कर्टन कैसे क्लोज किया, क्योंकि उनको नहीं पता वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहा था। इसीलिए जब कोई थर्ड पर्सन बताएगा तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि जो स्पीकर है उसके माइंड में क्या चल रहा है, या वो कितना नर्वस था या वो कितना सस्पिशियस था, or why he took certain odd decisions like placing a chair in front of the window or making his bed on the floor. अगर हमें ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कि उसने ऐसे ऑड डिसीजंस क्यों लिए, जैसे कि उसने कर्टन्स लगा दिए और उसके ऊपर सामने चेयर रख दी और अपना जो बेड था वो उसने मिडिल ऑफ द फ्लोर पे बनाया। The first person narrative traces his feelings from his first suspicion to growing nervousness to his final embarrassment clearly. तो ये जो पूरी स्टोरी में जब उसका फर्स्ट सस्पिशन होता है कि ज़रूर मेरे फ्रेंड्स ने कुछ प्रैंक प्लान किया होगा, वहाँ से जब उसका सस्पिशन ग्रो हो रहा है कि ज़रूर अब तो पक्का होगा, अब तो पक्का होगा, फाइनली जब वो एम्बैरस हो जाता है, वो पूरा नरेशन जो है हमको इसीलिए इतना अम्यूजिंग लगा है, इतनी क्लियरली हमको इसीलिए समझ में आया है बिकॉज ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव है, मतलब स्पीकर ने जिसके साथ हुआ है उसने खुद ये नरेट किया है। ओके, क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमें जो सबसे पहले दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आई वेंट टू स्पेंड अ फ्यू डेज विद सम फ्रेंड्स, देयर वर 8 कैंडल्स इन द बेडरूम। नाउ इन द फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी आई वेंट टू स्पेंड अ फ्यू डेज, कुछ दिन, अ फ्यू डेज। नाउ कैन यू टेल मी एग्जैक्टली हाउ मेनी डेज? नो, अ फ्यू कुछ दिन तो हैं, लेकिन यू कैन नॉट टेल मी एग्जैक्टली व्हाट्स द नंबर ऑफ डेज। दूसरा है देयर वर 8 कैंडल्स, हियर यू कैन एग्जैक्टली टेल मी कि कितनी कैंडल्स की बात हो रही है, तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक नंबर है। तो जो अ फ्यू है ये इट क्वांटिफाइज द काउंटेबल नाउन डेज। अ फ्यू मतलब यहाँ पे डेज जो हैं, डेज काउंट किए जा सकते हैं, 1 डे, 2 डे, 3 डेज, लेकिन उसके बाद भी इसको हमने जो है क्वांटिफाई किया है विद अ
लाइक यहाँ पे जो है एक ऐसा वर्ड जो कि उसको क्वांटिटी तो बता रहा है लेकिन स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं बता रहा। इन द सेकेंड डेज द नंबर 8 क्वांटिफाइज द काउंटेबल नाउन कैंडल्स। ये जो 8 है ये कैंडल्स को काउंट कर रहा है और दोनों ही काउंटेबल हैं, यस और नो। डेज भी काउंट कर सकते हो, कैंडल्स भी काउंट कर सकते हो। अब ये सारे जो हैं, अब हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। Here are some more ways to understand how to quantify nouns. Nouns को कैसे quantify करना है। We know that some nouns are countable but become uncountable when we use them in a general sense. अब ये हमें पता है कुछ nouns जो होते हैं वो countable होते हैं, लेकिन अगर आप general sense में use करो तो वो uncountable हो जाते हैं। कैसे? I will buy a dozen bananas. Now here you know that bananas are countable. Yes, bananas are countable. आपने यहाँ पे बोला a dozen bananas. Here you talk about 12 bananas. The banana is a tropical fruit. यहाँ जब आप बोल रहे हो, जब आपने जनरल सेंस में बोला जो बनाना होता है वो एक ट्रॉपिकल फ्रूट होता है, अब आपने यहाँ पे अ बनाना नहीं बोला, जनरली बोल रहे हो, इसलिए आपने उसको एक अनकाउंटेबल चीज की तरह यूज किया है, द बनाना यूज किया है यहाँ पे। सेकेंड है देयर आर अदर नाउन्स स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स विच आर टिपिकली अनकाउंटेबल, जैसे लव है, काइंडनेस है, हेट्रेड है, विजडम है, आप इसे काउंट नहीं कर सकते। वी यूज द स्ट्रक्चर अ डैश ऑफ टू क्वांटिफाई दीज नाउन्स। लेकिन अब ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इसको मैं बोल सकती हूँ इट वॉज लाइक अ बैग फुल ऑफ विजडम। अब यहाँ पे मैंने इसे क्वांटिफाई कर दिया, विजडम को आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बोला अ बैग फुल ऑफ विजडम, तो यहाँ पे एक तरीके से एक बैग ऑफ विजडम हो गया। इन अ वे यू हैव क्वांटिफाइड इट। अ किलो ऑफ कोल, अ टन ऑफ स्टील, अ पीरियड ऑफ काम, अ डिग्री ऑफ सस्पिशन। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, आपने इसको क्वांटिफाई कर दिया। ऑल दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या मटेरियल नाउन्स, लेकिन उसके बाद भी अगर आप इसको, जैसे मैंने बोला कि यू नो शी इज, सपोज आई वांट टू से दैट ब्रेव, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, सो वी कैन से अ वोल्केनो ऑफ ब्रेवरी, अ वोल्केनो ऑफ ब्रेवरी। तो यहाँ मैंने क्या किया, उसमें तो मतलब एक वोल्केनो जितनी ब्रेवरी है, सो अ वोल्केनो जैसे ही किया मैंने इसे क्वांटिफाई कर दिया। एंड थर्ड रूल क्या बोलता है, देयर इज येट अनदर कैटेगरी कंसिस्टिंग ऑफ नाउन्स विच आर यूजुअली अनकाउंटेबल बट कैन बिकम काउंटेबल डिपेंडिंग ऑन यूसेज। एक और नाउन की कैटेगरी होती है जो कि अनकाउंटेबल होते हैं लेकिन एज पर देयर यूसेज वो काउंटेबल हो जाते हैं। कैसे? There is a fear that elephants are still poached for ivory. There is a fear. फियर अनकाउंटेबल होता है, यू कैन नॉट काउंट फियर, लेकिन मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ एक डर है, एक डर है, तो यहाँ पे आपने डर को अचानक से क्वांटिफाई कर दिया। गेटिंग एन एजुकेशन इज क्रिटिकल इन द प्रेजेंट डे। अब अगेन एजुकेशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंटेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने बोला एन एजुकेशन। अगर किसी को जो है शिक्षित होना है, अगर किसी को जो है एक एजुकेशन चाहिए, तो ये आज प्रेजेंट डे में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेटिंग एन एजुकेशन, अगेन ये एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे आपने काउंटेबल कर दिया है। अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि अंडरलाइन द अनकाउंटेबल नाउन्स इन सेंटेंसेस में, और ये बताओ कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 या रूल नंबर 3। There is a grain of truth in what he says. There is a grain of truth. A grain of truth. ये कौन सा है रूल? अभी हमने देखा था यहाँ पे कि जब हम लोग रूल नंबर 2 की जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उसमें जब हम अ लगाते हैं तो वो काउंटेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अ ग्रेन ऑफ ट्रुथ कौन सा रूल बता रहा है? यहाँ पे रूल नंबर 2। एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर। एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर। नाउ यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो क्या है? इट्स एन काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन? इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज इट? इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, नेक्स्ट इज their family has been in business for many years. Their family has been in business for many years. अब यहाँ पे जो ये है many years, ये बता रहा है, ये किसको क्वांटिफाई कर रहा है? ईयर्स को क्वांटिफाई कर रहा है। many years, अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कितने ईयर्स है, लेकिन many years है, तो ये रूल नंबर 1 है। It is difficult to put out fire without an extinguisher.
अब एक्सटिंग्विशर क्या होता है? एक्सटिंग्विशर इज अ डिवाइस जिसमें फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू पुट ऑफ फायर. अब यहाँ पे फायर इज व्हाट? अनकाउंटेबल है. ओके, नेक्स्ट इज द कमिंग मंथ्स आर अ पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट. अ पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट, ये कौन हो गया? अगेन रूल नंबर 2. सीवीड इज अ वाइडली यूज कॉम्पोनेंट इन शैम्पू दीज डेज. अगेन सीवीड जो है ये एक मटेरियल नाउन है. ओके, रूल नंबर 1. इट वॉज अ फ्रेंडशिप. इट वॉज फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप काउंटेबल नहीं होती, लेकिन अ फ्रेंडशिप लगा दिया. रूल नंबर 3 है ये. कौन सा है? रूल नंबर 3. He received a shower of praise for his new book. A shower of praise. ये देखो, ये हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा था. यहाँ पे इधर पे कि जब हम यहाँ पे कर देयर इज अ फियर और ये, तो ये सब जो है ये रूल नंबर 3 में आ जाएंगे. यहाँ पे इसको आप रूल नंबर 3 करोगे. ठीक है, ये दोनों किस में आ गए? अ शावर ऑफ प्रेज, अ फ्रेंडशिप, ये दोनों आ गई रूल नंबर 3 में. क्लियर? नेक्स्ट, now we have learned several kinds of pronouns, some of them very basic to our language. pronouns हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. अगर आपको pronouns में कोई भी डाउट है तो आप ग्रामर पार्ट में जाके pronouns को चेक कर सकते हैं. हमने हर एक pronoun को बहुत डिटेल में समझा हुआ है. प्रोनाउंस जो होते हैं सबसे पहले होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, जो कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं. तो जो प्रोनाउंस जो हैं आपके नेम को रिप्लेस करते हैं, जैसे कि स्वाति इज टीचिंग, तो स्वाति को मैं कैसे रिप्लेस करूंगी? आई एम टीचिंग. वी आर लर्निंग, यू आर लर्निंग, ही इज लर्निंग, शी इज लर्निंग, इट इज लर्निंग, दे आर लर्निंग. तो ये जो है ये सीधा आपके सब्जेक्ट को जो प्रोनाउन रिप्लेस करते हैं उसे सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं. जो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्वाति इज टॉकिंग टू आनंद, सो स्वाति सब्जेक्ट हो गई और स्वाति किससे बात कर रही है? स्वाति आनंद से बात कर रही है. आनंद ऑब्जेक्ट हो गया, सो स्वाति इज टॉकिंग टू हिम. सो यहाँ पे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाते हैं. देन वी टॉक अबाउट पजेसिव प्रोनाउंस. पजेसिव प्रोनाउंस जहाँ पे आप कोई चीज़ की बिलोंगिंगनेस बता रहे हो कि ये चीज़ मेरी है, या ये चीज़ मुझसे बिलोंग करती है, या ये चीज़ उससे बिलोंग करती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन, दिस बोर्ड इज माइन, दिस कैमरा इज माइन, और दिस टीचर इज योर्स. सो यहाँ पे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये सब आपके पजेसिव प्रोनाउन हो जाते हैं. देन वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. देयर आर ओनली 4 प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज एंड दोज. जब मुझे बताना है कोई चीज़ मुझसे कितनी पास या कितनी दूर है, अगर सिंगुलर है तो मैं बोलूँगी दिस इज़ अ पेन, और अगर यही पेन दूर है तो मैं बोलूँगी दैट इज़ अ पेन. अगर बहुत सारे पेन्स होंगे तो मैं क्या बोलूँगी? दीज आर पेन्स. और दूर में होंगे तो मैं क्या बोलूँगी? दोज आर पेन्स. तो ये जो 4 वर्ड्स होते हैं ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस किसी चीज़ को आपके सेंटेंस से जोड़ते हैं. द बॉय हु वॉज वेयरिंग अ कैप इज माई ब्रदर. कौन सा लड़का? अब आपने उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी. Who was wearing a cap? So who, whom, which, that, whose, whoever, wherever, whatever, whichever, ये होते हैं आपके relative pronouns. And then you have reflexive pronouns या emphasizing pronouns, जहाँ पे आप बोलते हो कि कोई काम जहाँ subject और object आप ही होते हो. मैंने खुद खाना खाया. I ate myself. I painted myself. You did it yourself. They did it themselves. So ये होते हैं reflexive pronoun. और जहाँ आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा emphasize कर रहे हो कि मैंने अपने हाथों से ये काम किया था, उसे emphasizing pronouns कहते हैं. Okay, so myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself and themselves, these are what? Your reflexive pronouns. We have also learned that there is another large group of pronouns जिनको बोलते हैं हम indefinite pronouns. ये जो indefinite pronouns होते हैं ये किसी particular specific thing को या specific person को refer नहीं करते. सिंगुलर में जैसे हम बोलते हैं वन, ईच, अदर, ईदर, नीदर, अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, नो वन, समबडी, समवन, समथिंग, ये सारे होते हैं आपके इनडेफिनिट प्रोनाउंस. कैसे? मैंने बोला अगर कि नो वन इज कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी. अब तो मैं कैन यू टेल मी कितने लोगों को मैंने मना किया? नो,
राइट आपको नहीं पता स्पेसिफिक नंबर क्या है. इफ आई से एवरीबडी इज वेलकम टू माई बर्थडे पार्टी, नाउ ऑल्सो यू डोंट नो मैंने कितने लोगों को बुलाया है बर्थडे पार्टी में. सो ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं. फॉर मोर देन वन वी यूज बोथ, फ्यू, अदर्स, मेनी, सेवरल. अब ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन प्लूरल में हम यूज कर सकते हैं बोथ, फ्यू, अदर्स, मेनी और सेवरल. For both singular and plural we use all, some, any, more, most and none. अब जब आपको singular या plural दोनों के लिए ये use होते हैं all, some, any, more, most and none. अब ये सारे जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस कैसे यूज होते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में. इनडेफिनिट प्रोनाउंस अगर सिंगुलर, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है. एवरीवन के साथ आर कभी नहीं आएगा. एवरीवन इज इनवाइटेड, नोबडी इज वॉचिंग, नो वन इज कमिंग. सो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इनडेफिनिट प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है. अगर मैंने बोला बोथ ऑफ यू आर इनवाइटेड, सेवरल आर कमिंग, इनके साथ प्लूरल लगता है. ओके अब आपको करना क्या है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद सुटेबल इंडेफिनिट प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स. अब यहाँ पे है समथिंग टेल्स मी दैट इट विल रेन दिस आफ्टरनून, आई कैन ऑलमोस्ट स्मेल द रेन. समथिंग टेल्स मी, कुछ है जो मुझे बताता है कि आज बारिश होगी. आई कैन ऑलमोस्ट स्मेल द रेन. हैज डैश सीन माई ग्लासेस. अब यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, हैज एनीवन. एनीवन का मतलब होता है क्या किसी ने भी, क्या किसी ने भी मेरे ग्लासेस देखे, मेरे चश्मे देखे हैं. आई डोंट थिंक दिस फिट्स, कुड आई ट्राई डैश. अब यहाँ पे क्या मुझे नहीं लगता कि ये फिट हो रहा है, क्या मैं दूसरा ट्राई कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं कैन आई ट्राई अनदर प्लीज. मेनी पीपल हैव वॉच्ड दिस फिल्म बट फ्यू हैव लाइक्ड इट. फ्यू का मतलब होता है बहुत कम लोगों ने पसंद किया है. आई डोंट लाइक थिंक दिस फिट्स, कुड आई ट्राई सेवरल प्लीज. अब यहाँ पे क्या है कि मेरे को कुछ बहुत सारे ट्राई करने हैं. Dash can surpass his greatness as a music composer. No one can surpass his greatness as a music composer. मतलब no one मतलब कोई भी उसकी greatness को क्रॉस नहीं कर सकता, वो इतने amazing music composer थे. Both these cakes look delicious. I will be greedy and have one of each. दोनों ही केक बहुत delicious लग रहे हैं, मैं greedy बन के दोनों एक एक खा लूँगा. Just a few people have accepted the invitation but most have refused. कुछ लोगों ने accept किया है invitation लेकिन maximum लोगों ने मना कर दिया है. Now here what you have to do is match each of these words to a prefix, then complete these sentences with the correct prefixed words. अब जैसे यहाँ पे honest का क्या हो जाएगा, dishonest, expected, unexpected, polite, impolite, comfortable, uncomfortable, trustful, distrustful, प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल. अब ये सेंटेंसेस हमें पता है. इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस में प्रॉपर जो प्रीफिक्स बना के आपने जो वर्ड बनाया हुआ है यूज करके वो यूज करना है. द गेस्ट फेल्ट अनकंफर्टेबल व्हेन हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड क्वेरलिंग. तो जो गेस्ट थे वो अनकंफर्टेबल फील करने लग गए जब उसके फ्रेंड्स जो है झगड़ा करने लग गए. The students are debating the question. It is always dash to hide the truth. It is always dishonest to hide the truth. Next is it would be rather dash to wear sandals on trek. Sandals को trek पे पहनना impractical होगा. Impractical. After his friends played a prank on him, he felt distrustful of them. Distrustful मतलब वो भरोसा नहीं कर पाया. Mother taught us that it is dash to criticize a gift. It is impolite to criticize a gift. The unexpected ending of the story both surprised and amused her. Okay? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे फ्रेजेस जो हैं हमने चैप्टर में पढ़े हुए हैं. मेड मच ऑफ मतलब किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन देना. इन स्टोर फॉर मतलब किसी के लिए कुछ है. मेड अप माई माइंड मतलब मैंने अपना जो है मन बना लिया. एट हर एक्सपेंस मतलब उस पर कोई ने जोक मारा. कास्ट अ ग्लांस मतलब एक नज़र मारना. एंड ऑल द सेम. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं लाइक आई वेंट टू वॉच अ फिल्म विच डिड नॉट रिसीव गुड रिव्यूज़. अब इसको तुमने कैसे बोला, द फिल्म डिड नॉट रिसीव गुड रिव्यूज़, ऑल द सेम आई वेंट टू वॉच इट. ऑल द सेम मतलब फिर भी मैं उसको देखने के लिए गया.
नेक्स्ट है हर कजन्स वर लाफिंग एट हर, आलिया डिड नॉट सीम टू माइंड। तो आप इसके लिए क्या बोलोगे, आलिया डिड नॉट माइंड व्हेन हर कजन्स हैड अ गुड लाफ एट हर एक्सपेंस, मतलब उस पे उन्होंने जोक किया। सो आलिया ने माइंड नहीं किया जब उसके कजन्स दे हैड अ गुड लाफ एट हर एक्सपेंस। Next is, he took a quick look at his notes, then he entered the examination hall. Quick look मतलब cast a glance. तो हम क्या बोलेंगे, he cast a glance at his notes and then entered the examination hall. Rohan's classmates gave him a lot of attention when he won the quiz competition. किसी को बहुत ज़्यादा attention देना मतलब made much of. तो आप क्या बोलोगे, Rohan's classmates made much of him when he won the quiz competition. After a lot of thought, I decided to go to Himachal and not Kerala. So I made up my mind. तो आप क्या बोलोगे, after a lot of thought, I made up my mind to go to Himachal and not Kerala. I think my family has planned a surprise for my birthday. मतलब there is something in store for me. तो आप क्या बोलोगे, I think my family has planned a surprise in store for my birthday. और I think my family has in store, like you know, has a surprise in store for my birthday. I think this is the best. And yes, we are done. Yay, we are done with this particular video over here. Yes. So guys, finally this chapter is over. Next जो है, we are going to start with the second chapter in our next video. So stay tuned, stay connected. Do not forget to like, subscribe and share. Take care of yourself and bye-bye. Thank you.